जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ, जो दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होने वाला एग्जाम है दोस्तों। उसके लिए जनरल नॉलेज का जीके और जीएस का प्रश्न देखेंगे दोस्तों। सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी तक एग्जाम की तैयारी में नहीं लगे हैं दोस्तों, अब लग जाइए, बहुत कम समय आपके एग्जाम में बचा है दोस्तों। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों आपको भी अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो, आंसर मालूम हो, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? यानी कि कौन सा महाद्वीप है जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों, यह जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यह अफ्रीका महाद्वीप है। यह अफ्रीका महाद्वीप है। और दोस्तों, उत्तर अमेरिका जो है, यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका जो है, यह चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों, बात यहाँ पर आती है कि महाद्वीप कुल कितने हैं। अगर पूछते हैं आपके एग्जाम में कुल महाद्वीप की संख्या कितनी है, तो वह दोस्तों कुल महाद्वीप की जो संख्या है वह है कितना? तो वह है 7। दोस्तों, पहला क्षेत्रफल के अनुसार हम बताते जाएंगे दोस्तों। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह एशिया महाद्वीप है। और दोस्तों, सबसे बड़ा दूसरा कौन सा महाद्वीप है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों। और दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी यूएसए है। और दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? तो यह दक्षिणी अमेरिका है। और दोस्तों, पांचवा सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? तो वह अंटार्कटिका है। और छठा यूरोप हो जाएगा। और दोस्तों, सातवां जो है यह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो आप लोग सारी के सारी चीज ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो वह दोस्तों आपका एशिया महाद्वीप जो है, यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर दोस्तों सबसे बड़ा की बात हो ही गया है, तो सबसे छोटा का बात क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? यह ऑस्ट्रेलिया है। तो आप लोग सारे के सारे चीज ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, कुल 7 महाद्वीप है। फिर से एक बार नाम जान लेते हैं क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों, आप लोग को भी इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, तभी याद होगा। भागिएगा नहीं दोस्तों, भागिएगा नहीं, फायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक मुकाम हासिल नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है, साफ रातों में मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रातों में जो दोस्तों मेघीय रातों की अपेक्षा जो है वह अधिक ठंडी होता है। तो वह किसके कारण अधिक ठंडा होता है? सघन के कारण, विकिरण के कारण, या आत्पन के कारण, या चालन के कारण? तो दोस्तों, साफ रातों में जो है ज़्यादा ठंडा इसलिए होती है कि यह विकिरण के कारण जो है यह साफ रातें ठंडी होती है मेघीय रातों के अपेक्षा। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है? कौन सा युग्म है जिसका मिलान सही नहीं किया गया है? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उसका जो है गर्मी की वर्षा, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। भूमध्य क्षेत्र, जाड़े में वर्षा, ये दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, मानसूनी क्षेत्र, पूरे साल भारी वर्षा, ये भी गलत है दोस्तों। मरुस्थलीय क्षेत्र, जाड़े की वर्षा, ये भी दोस्तों गलत है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी जो है यह क्या है? मिलान सही है। भूमध्य क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती है। तो भूमध्य क्षेत्र में क्या होता है? यह जाड़े में वर्षा होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है दोस्तों, यह कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल के पास से, या सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से? तो दोस्तों, दामोदर नदी जो है यह छोटा नागपुर के पलामू के लातेहार जिला के उत्तर पूर्व भाग से निकलता है। कहाँ से? तो यह छोटा नागपुर के पलामू के लातेहार जिला, जो लोग होंगे आप लोग जरूर कमेंट में करेंगे
जिला के उत्तर पूर्व भाग से यह क्या होता है, तो यह दामोदर नदी निकलता है। तो आप लोग आज से नहीं भूलेंगे यह कहाँ से निकलता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है, खरीफ फसल जो है, खरीफ फसलों किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलें के रूप में वर्णित किया जाता है। खरीफ फसल जो है दोस्तों वह किस मौसम में बोया जाता है। ऑप्शन है शीत, वर्षा, वसंत या ग्रीष्म। तो दोस्तों खरीफ फसल जो है यह वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोए जाने वाली फसल है। वर्षा ऋतु के साथ बोए जाने वाली क्या है, तो यह फसल है दोस्तों। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है दोस्तों, तो वह चावल आता है, चावल, मक्का आता है, बाजरा आता है, रागी आता है, चारा आता है, सोयाबीन आता है, मूंगफली आता है और कपास आता है। अगर दोस्तों बुआई की बात हो गया है तो वह कब से बुआई और कटाई किया जाता है, तो दोस्तों जून जुलाई में जो है इसकी बुआई किया जाता है। जून जुलाई में इसकी बुआई किया जाता है खरीफ फसल की। और दोस्तों अक्टूबर के आसपास जो है इसकी कटाई कर लिया जाता है। अक्टूबर के आसपास कटाई कर लिया जाता है। दोस्तों खरीफ फसल की बात हो गया है तो रबी फसल के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों रबी फसल जो है अक्टूबर दिसंबर के समय में बोया जाता है और अप्रैल जून के समय में काट लिया जाता है। रबी फसल के अंतर्गत दोस्तों गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर ये सब क्या आते हैं, तो यह रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों एक होता है जायद फसल। दोस्तों दोनों के बीच में, रबी और खरीफ फसल के बीच में जो फसल किया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं। जायद फसल के अंतर्गत दोस्तों तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब जो हम लोग खाते हैं ये क्या है, जायद फसल है। तो आप लोग आज के बाद नहीं भूलेंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी एग्जाम में दोस्तों अपना 100% एग्जाम क्लियर कर पाए। तो दोस्तों अगर एक वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो से कभी कोई पास नहीं होता है। उसके लिए कम से कम 1 महीने या 20 से 25 क्लास आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी। छठा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। दोस्तों छठा नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों एक एक प्रश्न जो है वह चुन चुन के आपको एनालिसिस करवाया जा रहा है दोस्तों, बताया जा रहा है, डिटेल के साथ बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है छठा नंबर, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, वह किसके द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा। तो दोस्तों भारतीय संविधान को जो है यह संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा, तो यह संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। दोस्तों यहाँ से संविधान की बात हो ही गया है तो यह संविधान जो है दोस्तों यह इसके निर्माता कौन थे, यह कब लागू किया गया, इसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूची थे और कितने भाग थे, ये सब सारी चीज़ों को बात करते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था, यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन, पहला बैठक जो है दोस्तों यह 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था, तो यह 1946 को किया गया था। और दोस्तों यह भारतीय संविधान में बनने में कुल कितना समय लगा, तो दोस्तों भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और दोस्तों खर्च की भी बात कर ले तो इसमें खर्च जो है 64 लाख रुपया की खर्च लागत लगी थी। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। और दोस्तों भारतीय संविधान में जब संविधान बनाया गया उसमें कितना अनुच्छेद था, तो दोस्तों उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूची था और 12 भाग थे। क्या थे, तो यह 12 भाग थे। और दोस्तों भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो यह दोस्तों भारतीय अगर संविधान को लागू करने की बात कर लिए तो दोस्तों यह 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। अगर इस एग्जाम में आपसे पूछ दे भारतीय संविधान को पूर्ण तरह से कब लागू किया गया, पूर्ण तरह से दोस्तों तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण तरह से लागू किया गया। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को कुछ ही अनुच्छेद को लागू किया गया था, इसीलिए दोस्तों और पूरा संविधान को 26 जनवरी 2 महीने बाद
2 महीने बाद जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरह से लागू किया। तो आप लोग इस तरह से दोस्तों पढ़ते चलेंगे, बहुत अच्छा आप लोग स्कोर करेंगे, हमें विश्वास है। और दोस्तों एग्जाम के बाद जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है दोस्तों वह किससे संबंधित है? कृषि से, नील उत्पादन से, जूट उत्पादन से और मत्स्य उत्पादन से। तो दोस्तों नीली क्रांति जो है यह नील क्रांति से संबंधित नहीं है दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है। आप जो है मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति क्या है, यह संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, नील उत्पादन भी दिया रहता है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, जो हमारे चैनल से नहीं पढ़े रहेंगे वो क्या करेंगे, नील उत्पादन लगा के आ जाएंगे और बोलेंगे कि हमने तो सही आंसर बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान जो है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 498 या अनुच्छेद 51? तो दोस्तों यह जो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद है यह 40 ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास कौन कौन सा अधिकार है? दोस्तों ऑप्शन है, न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। या ऑप्शन सी है, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है या किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो दोस्तों न्यायिक पूर्वालोकन का यह अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श किसमें वर्णित है? ऑप्शन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, या संविधान की 7वीं अनुसूची में, या संविधान की प्रस्तावना में। तो दोस्तों एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक आदर्श जो है ना, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है, यह निहित है, वर्णित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम विश्वास करते हैं आप लोग को यह बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अभी तक आप लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबाया है और सब्सक्राइब का भी बटन नहीं दबाया है, फटाफट ये सब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? दोस्तों पॉलिटी के प्रश्न से लोग हिस्ट्री के प्रश्न से भागते हैं, लेकिन इतना मजा दिलाएंगे दोस्तों, आप 1 महीना या 20 दिन हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, इतना मजा दिलाएंगे कि आप जो है इसका आदी हो जाएंगे, आप पढ़ने में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, वह किसके कारण से भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या संसद के द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों उनके पद से हटाया जा सकता है वह संसद के द्वारा, चाहे संसद उच्च सदन का हो चाहे संसद निम्न सदन का हो, किसी भी संसद के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति पर उसके महाभियोग से ही, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर ही उसके राष्ट्रपति को हटा सकता है, ऐसे नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया तब लगता है दोस्तों जब वो संविधान का उल्लंघन किया हो। तो ये भी कंडीशन है दोस्तों, एक बार अगर राष्ट्रपति आप लोग बन गए तो बन गए, फिर कोई नहीं हटा सकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वह खतरनाक प्रक्रिया है, तुरंत नहीं लगता है, एक ही कंडीशन में लगता है कि जब वो राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन किया हो, तो वह संसद के किसी भी सदन से उसे महाभियोग प्रक्रिया लगाया जा सकता है। दोस्तों उच्च सदन किसे कहते हैं और निम्न सदन किसे कहते हैं? तो दोस्तों उच्च सदन जो है यह राज्यसभा को कहा जाता है, जो कभी भंग नहीं होता, कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा जो है दोस्तों यह कभी भंग नहीं होता है। और दोस्तों लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो दोनों सदन में से किसी भी सदन से उसे हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर। अगर दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हो गया है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद से यह संबंधित है? तो यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है यह 61 के
61 से क्या है तो यह संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और दोस्तों भारत की राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है तो यह दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों ये थे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों जितना बता देते हैं आपको बुक खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर एक बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको दिमाग में छपाने का काम मेरा, याद करने का काम मेरा है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य जो है दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आता है लोकसभा में प्रतिनिधित्व। दोस्तों दूसरे और तीसरे स्थान पर ऑप्शन है बिहार तथा महाराष्ट्र। बिहार तथा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तो है लेकिन दोस्तों बिहार नहीं है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ये नहीं होगा दोस्तों। महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। दोस्तों बिहार तथा आंध्र प्रदेश तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है लोकसभा के प्रतिनिधित्व के स्थान पर दूसरे स्थान पर आता है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है यह तीसरे स्थान पर आता है। अगर दोस्तों दूसरे और तीसरे स्थान की बात हो ही गया है तो पहले स्थान की क्यों ना बात हो जाए। तो दोस्तों लोकसभा में प्रतिनिधित्व के जो है वह पहले स्थान पर कौन सा आता है, कौन सा राज्य आता है तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश आता है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व की संख्या अगर बात कर ले दोस्तों तो यह उत्तर प्रदेश में कुल 80 के साथ जो है यह पहले स्थान पर आता है। और दोस्तों महाराष्ट्र में है लोकसभा का प्रतिनिधित्व कितना है तो यह 48 है। लोकसभा की संख्या कितना है तो 48 है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में कितना है तो यह 42 है। तो दोस्तों ये 80 के साथ पहले स्थान पर, 48 के साथ दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर 42 के साथ पश्चिम बंगाल चल जाता है। आप लोग कमेंट करेंगे कौन कौन से उत्तर प्रदेश से हैं, कौन जो है महाराष्ट्र से है और कौन लोग जो है यह पश्चिम बंगाल से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो सभी लोग अपना नाम एक बार जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। दोस्तों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, चुन के आपको बताते जा रहे हैं। दोस्तों भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। ऑप्शन है समाजवादी व्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, या गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर। दोस्तों भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है ना ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, क्योंकि दोस्तों भारत में जो है निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र भी दोनों क्षेत्र क्या है तो कार्यशील है। इसीलिए दोस्तों भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था काम करती है, अर्थव्यवस्था पर यह आधारित है। इसीलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर कार्यशील है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। प्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, रेलवेज या उपकर। तो दोस्तों भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है ना ये प्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की उन्नति दोस्तों संतोषजनक रही है। ऑप्शन है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, या ऑप्शन बी है बेरोजगारी में कमी के संबंध में, या प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, या असमानता के कमी के संबंध में। तो दोस्तों भारत की उन्नति जो है ना ये कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में क्या है तो यह रही है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। यानी कि सबसे बड़ा जो माजुली द्वीप है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर वह स्थित है। ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या कावेरी नदी। तो दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। दोस्तों आपको आज से ध्यान रखना है, अगर पूछते सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है तो वह दोस्तों आप लोग माजुली द्वीप याद रखेंगे। उसी माजुली द्वीप दोस्तों याद रखेंगे, माजुली द्वीप जो है ये सबसे बड़ा नदी का द्वीप है वह कहाँ पर है, यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो आप लोग इस तरह से थोड़ा सा भी ध्यान देंगे दोस्तों तो आप एग्जाम में एकदम 100% सिलेक्शन ले करके ही लौटेंगे माता रानी की कृपा से। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। द ऑरिजिन पुस्तक है दोस्तों, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक यानी यह पुस्तक को किसने रचना की। ऑप्शन है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जेम्स वाटसन, या जेन गुंडाल, या लुइस पास्चर। तो दोस्तों पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का जो पुस्तक लेखक जो है ना ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। कौन है तो यह चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है, कथकली की जड़ें किस राज्य में है।
कथकली के दोस्तों प्रश्न का कहने का मतलब है कथकली जो है इसका उदय किस राज्य से हुआ है, इसकी खोज, इस नृत्य का खोज जो है किस राज्य से हुआ है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो दोस्तों कथकली की जड़ें जो है ना ये केरल राज्य से संबंधित है। कथकली नृत्य की शुरुआत जो है, खोज जो है यह केरल राज्य से शुरू हुआ। तो इसकी जड़ें जो है केरल राज्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है भारतीय रेगिस्तान कौन सी पहाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। कौन से भारतीय रेगिस्तान जो है वह किसमें पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ी, हिमाद्री, अरावली की पहाड़ियां या कैमूर की पहाड़ियां। तो दोस्तों भारतीय रेगिस्तान जो है यह अरावली की पहाड़ियां पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। अरावली की पहाड़ियां के पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, तो यह स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, यानी कि बिहार जो है यह बंगाल से कब अलग हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन है 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1913 ईस्वी या 1914 ईस्वी। तो दोस्तों बंगाल जो है बंगाल से बिहार जो है 1912 ईस्वी में अलग हुआ। 1912 ईस्वी में बंगाल से जो है बिहार अलग हुआ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1912 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1911 और 12 बहुत ही हमारे भारत देश के सभी नागरिकों के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों 1912-11 में जो है यह कलकत्ता की भारत की राजधानी जो थी पहले कलकत्ता, उसकी घोषणा कर दी कि जो है 1911 में कि इसकी राजधानी अब जो है दिल्ली में होगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरण करके दिल्ली कब किया गया, तो यह दोस्तों 1911 में इसकी घोषणा कर दी गई और 1912 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, घोषणा 1911 में किया गया और 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी नई दिल्ली को बना दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1912 बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो वह कलकत्ता थी। क्या थी, 1912 में से बदलकर जो है दिल्ली कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जो जिंदाबाद का नारा जो है दोस्तों यह किसने दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या मोहम्मद इकबाल। तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह भगत सिंह ने दिया था। अगर पूछते यह दोस्तों कितने ईस्वी में दिया था, तो यह दोस्तों 1929 ईस्वी में दिया था। दोस्तों डिटेल के साथ आप नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग भाग जाते हैं। तो दोस्तों आगे के क्लास में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने 1929 ईस्वी में दिया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झील नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो दोस्तों मीठे पानी का झील नहीं है। ऑप्शन है डल, लोकटक झील, बड़ा पानी या सांभर झील। तो दोस्तों मीठे पानी का जो झील है यह सांभर झील जो है यह मीठे पानी का झील नहीं है दोस्तों, ये खारे पानी का झील है। क्या है, तो यह खारे पानी का झील है। दोस्तों मीठे पानी का कौन कौन सा झील है, डल झील है, लोकटक झील है, बड़ा पानी का झील है। और दोस्तों सांभर झील कहाँ पर है, तो यह दोस्तों राजस्थान में है। कहाँ पर है, तो यह राजस्थान में है। तो राजस्थान वालों आप लोग कमेंट करेंगे कौन कौन से राजस्थान से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। ऑप्शन है दालें, मोटे अनाज, ज्वार या तिल। तो दोस्तों फलीदार फसल जो है यह दालें जो है यह फलीदार फसल है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली जो है दोस्तों जो भारत की राजधानी है वह किस नदी के किनारे। ऑप्शन है गंगा, गोमती, यमुना या गोदावरी। तो दोस्तों दिल्ली जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ऑप्शन में पटना दिया हुआ, गंगा नदी दिया हुआ है। तो गंगा नदी जो है यह किस शहर के बगल में है, तो यह दोस्तों पटना शहर के बगल में गंगा नदी के तट पर पटना शहर बसाया हुआ है। और दोस्तों गोमती जो है यह दोस्तों लखनऊ के पास है। दोस्तों गोमती नदी के पास कौन सा शहर है, तो यह लखनऊ है। और दोस्तों गोदावरी के पास कौन है, तो यह राजमुंदी है। क्या है, राजमुंदी है। तो आप लोग सारे चीज ध्यान रखेंगे। गंगा नदी के किनारे पटना शहर, यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर और गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर और गोदावरी नदी के किनारे राजमुंद शहर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत
संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन है 30, 32, 31 या 34। तो दोस्तों वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या जो है यह 34 है, कुल 34 है। जिसमें दोस्तों 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश है, एक जो है मुख्य न्यायाधीश है, और 33 जो है दोस्तों अन्य न्यायाधीश, स्वीकृत न्यायाधीश है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। कुल मिलाकर मुख्य न्यायाधीश मिलाकर कुल वर्तमान में 34 स्वीकृत न्यायाधीश है। कहाँ पर? तो यह सर्वोच्च न्यायालय में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ ट्विटर, व्हाट्सएप शेयर इट, जहाँ भी होता है आप लोग शेयर जरूर करेंगे, ताकि दोनों का सिलेक्शन एक